मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5th क्लास SST लेसन नंबर 1 जिसका नाम है पृथ्वी का नमूना। आपने देखा होगा, स्कूलों के अंदर भी देख सकते हैं, बहुत से बच्चे घर पर भी रख सकते हैं कि पृथ्वी का नमूना कैसा होता है। ये ग्लोब है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल होती है जो अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। ऐसा हमने स्कूलों में भी सुना है और न्यूज़पेपर वगैरह में भी हम पढ़ते रहते हैं कि पृथ्वी गोल होती है। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ग्लोब का परिचय, कि पृथ्वी गोल कैसे होती है और ये कैसी दिखाई देती है, किस आधार पर हम इसको गोल कह सकते हैं। तो इसमें ग्लोब आता है, तो ग्लोब का अध्ययन करना ज़रूरी है। अगर आप स्कूल में होते तो आपको जो है ग्लोब दिखा करके ही क्लास में पढ़ाया जाता, किंतु अभी तक क्योंकि छुट्टियां हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं SST का लेसन नंबर 1 5th क्लास, जिसका नाम है पृथ्वी का नमूना कैसा होता है, ग्लोब होता है, ग्लोब। बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल होती है। उसे हम किसी के भी समान कह सकते हैं, नारंगी के समान कह सकते हैं या किसी भी गोल वस्तु के समान कह सकते हैं। पृथ्वी गोल होती है। इसके धरातल पर या ज़मीन पर बहुत से पेड़ पौधे, नगर, शहर, देश, बड़े बड़े देश स्थित हैं, पहाड़ी स्थित हैं, नदियाँ स्थित हैं, पर्वत स्थित हैं, पठार स्थित हैं, महासागर, समुद्र स्थित हैं। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ जो है इस ज़मीन पर ही है, इस पृथ्वी पर ही सब कुछ है। चाहे वो छोटे देश हों, बड़े देश हों, कितने भी लोग हैं, कितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, महासागर, सागर, नदियाँ, तालाब, सब कुछ इस पृथ्वी पर है। ये हम अपने चारों तरफ देखते भी हैं और इसका एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आकार कितना विशाल होगा। पृथ्वी का आकार कितना विशाल होगा, इसके अध्ययन के लिए हम कैसे इसकी यात्रा करें, कैसे पूरी पृथ्वी को देखें, तो ये एक बात नामुमकिन है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम जो है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पूरी पृथ्वी पर घूमते रहें। हाँ, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं और पृथ्वी का एक नमूना प्रयोग में लाया जाता है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोब कहते हैं। और ये पृथ्वी इसी की तरह गोल होती है और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं वो सब इस ग्लोब पर स्थित होते हैं। तो आज हम इसी ग्लोब का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, कि ग्लोब जो है क्या होता है, कैसे हम इसकी आकृतियों को समझ सकते हैं। ग्लोब ये प्लास्टिक या लकड़ी का जो है गोल आकार का होता है, जो एक स्टील के स्टैंड पर, लोहे के स्टैंड पर लगा होता है और इसमें सभी जो भौगोलिक आकृतियाँ होती हैं वो सभी इसी के अंदर अंकित रहती हैं। इसमें जल और स्थल का भाग अलग अलग रंगों में दर्शाया जाता है। आप देखेंगे जब ग्लोब आपके सामने होगा तो जो जल का भाग है वो हमेशा नीले कलर से दर्शाया जाएगा, और जो नीले कलर से दर्शाया जाएगा, नीले रंग से दर्शाया जाएगा। और जहाँ पर देश हैं, जहाँ पर आदमी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उस क्षेत्र को जो है, या नगर हैं बसे हुए हैं, देश बसे हुए हैं, उसको जो है हम ग्रीन कलर से प्रदर्शित करते हैं। रंगों के आधार से इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है और इसको जो है पढ़ा जा सकता है। ये स्टैंड पर जहाँ खिंचा होता है ग्लोब, तो ये इस तरीके से खिंचा होता है कि ये आसानी से घूम सकता है। अर्थात दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो सब इस पर लिखे हुए हैं और हम इसको आसानी से घुमा करके अपने देश की स्थिति के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, एशिया के सभी देशों के बारे में, यूरोप के देशों के बारे में, समुद्री भाग कहाँ है उसके बारे में, पठारी भाग कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, उसके भागों में हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं इस ग्लोब के द्वारा, और इसको अपने टेबल पर रखकर घुमाया जा सकता है। ग्लोब का उत्तरी अक्ष जो जुड़ा होता है वो उत्तरी ध्रुव से होता है और दक्षिण अक्ष जो दक्षिण की तरफ जो होता है वो दक्षिण ध्रुव होता है। दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में एक वृत्त होता है जिसे हम
क्या कहते हैं, विषुवत व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत व्रत कहते हैं। और यही विषुवत व्रत जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दूसरे को कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। तो ये सब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो विषुवत व्रत है, ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक उत्तरी गोलार्ध, एक से कहते हैं हम दक्षिण गोलार्ध। जब आप बच्चों इस ग्लोब को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं, रेखाएं अंकित की गई हैं और पूरे ग्लोब में चारों तरफ रेखाएं हैं, जिनको हम अक्षांश रेखा और दूसरी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब इनको हम बच्चों पहचानेंगे कैसे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। बच्चों इनको हम डायरेक्शन के तरीके से नापेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से नापेंगे, क्योंकि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खिंची हुई होती हैं ग्लोब के अंदर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो खिंची हुई वृत्ताकार रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये समांतर होती हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं समांतर होती हैं और कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और विषुवत जो रेखा है अक्षांशों के मध्य रेखा होती है। विषुवत रेखा जो है वो मध्य रेखा होती है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना गया है और ध्रुवों के बढ़ने पर ये छोटे होते चले जाते हैं और ध्रुवों पर ये अंश शून्य मात्र रह जाते हैं। इसलिए हमें जो बातें समझनी है वो ये समझनी है कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ होती हैं और बच्चों समांतर होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये हमारे लिए समझना बेहद ज़रूरी है। समझ गए होंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ और समांतर होती हैं। दूसरे प्रकार की जो रेखाएं होती हैं बच्चों वो देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती हैं, अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ। कैसी होती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक अर्धवर्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो हम इस प्रकार की रेखाओं क्या कहते हैं बच्चों, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये प्रत्येक रेखा समान लंबाई की होती है तथा उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों पर आपस में मिलती है। या तो उत्तरी ध्रुव पर मिलती है और दक्षिण वाली दक्षिण ध्रुव पर मिलती हैं आपस में। जबकि आपको बताया गया था कि अक्षांश रेखाएं हैं कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, किंतु ये अपने अपने ध्रुव पर जा कर के आपस में मिल जाती है। इनकी कुल संख्या 360 होती है। जब आप देखेंगे ग्लोब आपके सामने होगा तो आप पाएंगे कि अक्षांश रेखाओं से और देशांतर रेखाओं का एक पूरी पृथ्वी पर जाल सा बना होता है। इनको के अध्ययन करने के लिए हम पृथ्वी की यात्रा नहीं कर सकते बच्चों, इनका अध्ययन हमेशा ग्लोब से ही होता है। ये समझ लीजिए जो ग्लोब है ये पूरी पृथ्वी हमारे सामने है और हम आसानी से किसी भी देश की स्थिति को जान सकते हैं। कौन सी रेखाओं पर स्थित हैं, देशांतर पर है या अक्षांश रेखाओं पर है, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो अब इसमें समझ लीजिए, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं, वृत्ताकार होती हैं और अपने अपने ध्रुवों पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। जो उत्तरी ध्रुव की रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव पर मिलती हैं, जो दक्षिण की हैं वो दक्षिण ध्रुव पर मिल जाती हैं। ग्लोब को जब आप अध्ययन करेंगे, ग्लोब का जब अध्ययन करते हैं तो इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और एक जाल सा बना लेती हैं। इस जाल को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव व्रत, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा बीच में है तो भूमध्य रेखा, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत। उत्तरी ध्रुव की तरफ ये उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिण की तरफ दक्षिण ध्रुव व्रत और बीच में भूमध्य रेखा। इस तरीके से ये इनका अध्ययन किया जाता है, जो कि हम ग्लोब में ही संभव है, ग्लोब के द्वारा ही कर सकते हैं। तो आगे बढ़ना है। देशांतर रेखाओं की बात चल रही थी, तो जिस स्थान पर क्योंकि एक दूसरे से काटते हैं, चाहे वो अक्षांश हैं देशांतर हैं, तो उन स्थानों को हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रिड कहते हैं। ग्रिड किसी भी स्थान की स्थिति जानने में हमारी सहायता करते हैं। हम इस ग्रिड से ही किसी भी देश की स्थिति जान सकते हैं। कोई भी शहर को देखा जा सकता है। मान करके चलिए आप किसी भी बड़े शहर को की स्थिति जानना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पर स्थित है,
कौन सी रेखाओं पर स्थित है, देश में किस एंगल पर स्थित है। उदाहरण के लिए अब आप देख रहे हैं, दिल्ली की स्थिति जानना चाहते हैं तो यह 290 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 अर्थात 290 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के कटाव बिंदु पर स्थित है। जब आप ग्लोब में देखेंगे तो आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि दिल्ली कहाँ पर स्थित है, बॉम्बे कहाँ पर स्थित है, चेन्नई कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर कहाँ पर स्थित है। और इसको बताया जा सकता है कि ग्लोब पर दिल्ली 29 डिग्री उत्तर तथा 77 डिग्री पूर्व में है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरब और उत्तर में स्थित है। टोटल पृथ्वी का जब हम देखते हैं, टोटल पृथ्वी का अपने अपने जगह से नहीं देखना, टोटल पृथ्वी का देखते हैं तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। इस तरीके से हम प्रत्येक शहर की स्थिति ग्लोब के द्वारा समझ सकते हैं। ग्लोब के द्वारा हम किसी देश की स्थिति के बारे में, महासागर के बारे में, समुद्रों के बारे में, नदियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पर ये नदी है या यहाँ पर ये देश है। समय क्षेत्र, हम प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। आप भी जानते हैं पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चों किस दिशा में सूर्य निकलता है, उदय होता है, तो आप कहेंगे पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। बिल्कुल ठीक है, पश्चिम दिशा में छिप जाता है। किंतु आपने कभी ये सोचा कि सूर्य न कभी उदय होता है और न कभी छिपता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव हम इसलिए करते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। पृथ्वी घूमती रहती है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसलिए पूर्वी भागों में पश्चिम भागों की अपेक्षा सूर्योदय पहले होता है। ये हमें महसूस होगा कि ये सूर्य अस्त हो गया, किंतु बच्चों ये सूर्य अस्त नहीं होता। ये उन देशों में चला जाता है जो पश्चिम भाग में स्थित हैं। जो पश्चिम में स्थित हैं उन देशों में ये चला जाता है। और अगर हमारे यहाँ रात होती है तो उन लोगों का सवेरा हो जाता है। इसी तरह सूर्य अपनी धुरी पर घूमती रहती है और पृथ्वी भी हमेशा घूमता रहता है। वो कभी हमें पूर्व में उदय होता दिखाई देगा, कभी हमें पश्चिम में अस्त होता दिखाई देगा, किंतु ना वो कभी उदय होता है ना कभी वो अस्त होता है। ये पृथ्वी के घूमने के कारण ये जो है पश्चिम दिशा में पश्चिम देशों की तरफ चला जाता है। फिर यहाँ पर अंधकार हो जाता है, वहाँ पर दिन हो जाता है, उधर से होता हुआ पूर्व दिशा में आ जाता है। पूर्व के जो पूर्वी देश हैं उनमें प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, दिन हो जाता है, और बाकी जो दुनिया के दूसरे देश उनमें अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्वी भागों में पश्चिम भागों की अपेक्षा सूर्योदय पहले होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है बच्चों, और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आप जानते हैं कि जब एक व्रत पूरा हो जाता है तो कितना एंगल हो जाता है, 360 अर्थात 360 डिग्री घूम जाता है। और एक चक्र में मतलब एक जो पृथ्वी का चक्र है 360 डिग्री होते हैं। इसका अर्थ है कि एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाता है। जब आप देखेंगे मैं 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है। अगर हम देखते हैं तो 1 आवर्स एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इस तरीके से परिवर्तन बराबर होता रहता है। दिन के जो 24 घंटों के आधार पर पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र के स्थानीय समय 1 घंटे का अंतर होता है। आप अपने देश में भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएंगे तो आपको पता होगा कि सूर्य की स्थिति उदय होते भी और अस्त होते भी थोड़ी चेंज हो जाती है। आप और थोड़ा दूर चले जाएंगे तो वहाँ पर कुछ और चेंज हो जाएगी। दिन में भी अंतर हो जाता है। कहीं सूर्य के निकलने का समय अलग होता है, कहीं सूर्य के अस्त होने का समय अलग होता है। तो बच्चों ये सब किससे, हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, अपने अपने देश की स्थिति है, ये सब जो है इसी से संभव हुआ है कि हम अपने देश में भी जगह जगह स्थान देखते हैं और हमको महसूस होता है कि हमारे यहाँ सूर्य इस स्थान से निकलता है, किंतु यहाँ पर आने के बाद ये इस स्थान से निकलता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जब आपको दी जाएगी
तब ये लेसन कंप्लीट होगा। मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं, अगर बच्चों आपके पास बुक होंगी तो आप जो हैं बेहतर पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बेशक इसमें ऑनलाइन या वीडियो से या व्हाट्सएप से ही पढ़ रहे हो, किंतु बुक्स का होना सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति जानना, ये हम कल वीडियो में आपको भेजेंगे। अभी तक आपको यहीं तक पढ़ाया गया है, निर्धारित किया जाता है, क्योंकि वीडियो बड़े होने से बच्चों को पढ़ने में आसानी रहती है और फिर ये वीडियो कई फ़ोन में खुलती भी नहीं है। तो आप ध्यान रखें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जिस सब्जेक्ट की वीडियो जो टीचर डाल रहे हैं वो जैसा कहते हैं उनके अनुसार आप काम करते रहें। बुक्स ना हो तो बुक्स के लिए आप स्कूल में कांटेक्ट करें। थैंक यू।